अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। लगातार बहादुरगंज विधानसभा को लेकर आप तमाम लोगों के बीच चर्चा कर रहे हैं। बहादुरगंज विधानसभा प्रत्याशी को लेकर के आप तमाम लोगों के बीच विधानसभा को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है एक ऐसे शख्स, ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो हिंदुस्तान के मशहूर शायर कहे जाते हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चैनल में आपका स्वागत है सर। शुक्रिया। पहला सवाल मेरा सर आपसे है, यहाँ की जनता, बहादुरगंज विधानसभा की जनता जानना चाहती है तबरेज हाशमी कौन है और वो कहां से बिलोंग करते हैं, उनकी बुनियादी तालीम कहां से हासिल हुई। मेरा नाम तबरेज हाशमी है। मैं बीरनिया वार्ड नंबर 1 नगर पंचायत बहादुरगंज से हूँ और मेरी बुनियादी तालीम अपने ही घर में अपने अब्बा से और अपने अंकल मौलाना हनीफ साहब और मास्टर महमूद आलम हाशमी साहब, चचा हसीब रहमान साहब से हुई। उसके बाद फिर मदरसा रईसुल उलूम बीरनिया में तालीम हासिल किया। हिफ्ज़ करने के लिए मैं दारुल उलूम से, मैं हाफिज़ भी हूँ तो मैं दारुल उलूम बहादुरगंज से हिफ्ज़ किया। आला तालीम हासिल करने के लिए मैं यूपी का रुख किया तो फिर मैं इलाहाबाद तालीम हासिल किया, दिल्ली तालीम हासिल किया। अच्छा तबरेज हाशमी साहब, आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं। चुनाव मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, चुनाव मुझे आवाम लड़ा रही है। मैं पिछले 15 साल से जो मैं सियासत में मतलब दिलचस्पी दिखा रहा था, तो पिछले 5-7 सालों से लोग ये कह रहे थे कि ये लड़का अच्छा बोलता है, ये लड़का मतलब इलाके के मसाइल पर अच्छी गुफ्तगू करता है, इनकी पैनी नज़र रहती है और बुनियादी बातों को ये उठाने का काम करता है लीडरों के सामने में, चाहे कोई भी प्रशासन के सामने में। तो लोगों ने ये कहा मुझसे कि आप चुनाव मैदान में आए और वक्त आ गया है। आज़ादी के 70 साल गुजर गए रागिब साहब और इलाका हमारा तरक्की याफ्ता आज तक नहीं हो सका। तो अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को नई नस्ल को आगे बढ़ना चाहिए और इलाके के मसाइल को उठाना चाहिए जाके असेंबली के अंदर। कुछ लोग कहते हैं आपको टिकट नहीं मिलेगी पार्टी के तरफ से और आप जदयू पार्टी से ही ऐलान कर दिए हैं अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो आप चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, मैंने चुनाव का ऐलान किया। देखिए, चुनाव आपको आवाम लड़ाती है, चुनाव सपोर्ट से लड़ा जाता है। और भी कई पार्टी है, MIM पार्टी है। मुझे MIM से भी मुझे अख्तरुल ईमान साहब का फोन आया था मेरे पास, मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे कहा भी था कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगा। और दूसरी बात यह है कि मैं जनता दल यूनाइटेड को पसंद करता हूँ दिल से, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके जो जिस तरह से वो इलाके का काम किया है, मुसलमानों के खास तौर पर जिस तरह से मसाइल को हल कर रहे हैं। देख लीजिए आप, मदरसा के असातिज़ा, मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह को बढ़ा दी गई, स्कूल के असातिज़ा की तनख्वाह बढ़ाने की बात चल रही है, उन लोग आंदोलन कर रहे हैं। और दूसरी बात, कब्रिस्तान की घेराबंदी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा कब्रिस्तानों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, लेकिन नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए मैं उस पार्टी को, देखिए हर पार्टी का अलग विचारधारा होता है, जनता दल यूनाइटेड का मामला साफ है और मैं जनता दल यूनाइटेड से इसलिए चुनाव लड़ना चाहता हूँ। आपको बता दूं रागिब साहब, जरा रूबरू होकर के आप हमसे बात करें तो अच्छा रहेगा। मैं इसलिए उस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। CA NRC NPR वाला मामला में ठीक है सपोर्ट किया, लेकिन मैंने देखा कि जनता जब आंदोलन की तो वो बैकफुट पे आया और बैकफुट पे आने के बाद किसी भी आंदोलनकारी को लाठीचार्ज नहीं किया गया बिहार के अंदर में। आपको बता दूं, कहीं पर खूब ज्यादा अगर ये हो गया हो तो थोड़ा सा बल प्रयोग किया गया, लेकिन जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मतलब प्रशासन के जरिए से जिस तरह से नंगा नाच किया गया वो बिहार में नहीं हुआ। और ये पार्टी का विचारधारा वो मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। और पार्टी, और आपको बता दूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि टिकट नहीं मिलेगा, वो आवाम की तरफ से ये आवाज़ नहीं आती है। वो कोई लीडर हैं जो अपने टिकट के लिए मेहनत कर रहे हैं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे टिकट मिलेगा, फला को नहीं मिलेगा। आप कोई सुरखाब का पर्थ हो रहे हैं कि आप ही को टिकट मिलेगा। साहब, मुझे ऊपर से फोन आया बड़े पार्टी के अधिकारियों का और मेरी अच्छी मतलब निस्बत रही है बड़े लोगों से, मिनिस्टर्स से, तो मैं फोन आया था और मुझे लोगों ने मुबारकबाद भी दिया, पार्टी के लोगों ने। यहाँ की जनता जानना चाहती है, अगर आपको पार्टी के तरफ से टिकट नहीं मिलती है तो क्या निर्दलीय आप चुनाव लड़ेंगे या फिर चचा का ही समर्थन करेंगे। इस बात ये आवाम तय करेगी कि मुझे चुनाव फिर बगैर पार्टी का लड़ना चाहिए या नहीं चाहिए। फिर मैं मशवरा करूंगा, मेरे बहुत सारे खैरखा दोस्त हैं, मैं उन लोगों से भी मशवरा करूंगा। मैं आवाम के बीच जाऊंगा, आवाम कहेगी कि नहीं तबरेज साहब आप चुनाव लड़िए, तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा, इसमें मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा, मैं चुनाव या फिर किसी अन्य उम्मीदवार का आप खुलकर समर्थन करेंगे। ये चीज मैं नहीं कहूंगा अभी। ये चीज मैं आपको बता दूं, मैं चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर आया हूं और मैं इंशाल्लाह चुनाव लड़ूंगा, ये बात आप जान लीजिए। 17 साल से साथ में रहे चचा भतीजा का मजबूत रिश्ता रहा आप दोनों का। कुछ लोगों का सवाल है, आप अपना TRP बढ़ाने के लिए चचा से दूरी बनाए हैं, ठीक है, और
चचा के तरफ से कोई अगर लिफाफा अंदर से आ जाए आपके पास तो चचा का ही फिर बगावत करना आप छोड़ देंगे, कितनी सच्चाई है इसमें बताएं। एक बात जान लीजिए, जहां तक टीआरपी का मामला है, मैं नेशनल चैनलों में आता हूं, तौसीफ साहब की वजह से मेरा टीआरपी नहीं बढ़ता है। मैं अपना खुद मसाइल को, इलाके के मसाइल को उठाता हूं अपनी शायरी में, और मैं हिंदुस्तान के बाहर प्रोग्राम करता हूं। मेरा एक अलग मैदान है, मेरा एक अलग फॉलोअर्स है ना। तो मुझे टीआरपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक मैं आपको बताऊं कि मैं लेलिया चौक से लेकर के मैं आपको झाला पंचायत तक, कलियागंज तक, मैं घर घर लोगों को जानता हूँ, मुझे भी लोग जानते हैं, है ना। टीआरपी बढ़ाने की मुझे इसमें कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि टीआरपी बढ़ाने के लिए अगर उनका नेशनल चैनलों में कुछ चला है तो शादी में गोली चली, हेलीकॉप्टर में बारात गया, ये सब चला। और तबरेज हाशमी जाकर के इलाके के मसाइल को उठाता है, डिफेंस करता है अपनी कौम को जाकर के, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मसला हो, चाहे मतलब बेरोजगारी का मसला हो। मैं जाकर के चैनलों में जाकर के ये चीज उठाता हूँ अपने मसाइल को। मैं वहां मैं तो कोई भाई, मैं तो सरक छाप कहा जाता है मुझे, लोगों ने मुझसे कहा भी है कई लोगों ने कि मैं 17 साल से साहब के साथ रहा तो मैं बहुत अच्छा था, मैं बहुत बड़ा शायर कहलाता था उनके, मतलब उनके साथ जब तक था। और जब मैं उनको साथ छोड़ करके, जब मैं उनको आईना दिखाना शुरू किया, जब मैं चुनाव का ऐलान किया तो मैं रोड छाप हो गया। तो मैं रोड छाप होकर के मैं आपको बता दूं, तारीख है इस बहादुरगंज विधानसभा की, यहाँ पर निर्दलीय चुनाव लोगों ने जिताया है उनको, जो अभी बहुत तुर्रम खा बंदा है, कांग्रेस का मालिक कह रहे हैं। मैं मालिक से कहना चाहूंगा कि मालिक आप ये सुन लीजिए, आप मेरे चचा हैं, बड़े हैं, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप ये जान लीजिए आप कांग्रेस के मालिक नहीं हैं, आप एक उम्मीदवार हैं। आपको लोगों ने परिस्थिति पर जिताने का काम किया, लेकिन आप जो कहते हैं कि मैं मालिक हूं, मालिक आप किसी का भी नहीं है, कांग्रेस का तो मालिक है ही नहीं। आप आपके बारे में इतिहास है, क्या रहा है, लोग जानते हैं। और आपको जब चुनाव जिताई यहाँ की आवाम, निर्दलीय जिताई थी आपको, आप जेल के अंदर में थे, और जाहिदुर रहमान पीएचडी किया हुआ आदमी, मौलाना असरारुल हक कासमी का भाई, मिनिस्टर था बिहार का, उसको 15,000 14,000 वोटों में लोगों ने सिमट दिया और आपको 60,000 वोट देने का काम किया। यही तारीख तबरेज हाशमी के रूप में दोहराएगी। देखिएगा, इस बार आप चुनाव लड़ेंगे ही इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा और वो तारीख दोहराऊंगा जो उनके लिए जेल के अंदर में रह करके चुनाव जीते थे निर्दलीय। मैं पार्टी से आऊं या निर्दलीय से आऊं, इंशाल्लाह चुनाव जीतूंगा। आवाम की आवाम की जो मोहब्बत है मेरे साथ, वो मैं देख रहा हूं। मैं जिधर जा रहा हूं मेरे साथ कारवां बनती है, मुझे लोग दिखा, मुझे कह रहे हैं कि इस बार भैया आप आओ, किसी तरह से भी आओ, आपको हम लोग असेंबली, पूरे बहादुरगंज विधानसभा के लोग फेस टू फेस पहचानते हैं। हमें ज्यादातर लोगों को, अब बहुत सारे बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे हैं बाहर, या बहुत सारे बेरोजगारी के आलम में जाकर के जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को शायद मैं बहुत लोगों को नहीं पहचान पाता हूं, लेकिन जो लोग इलाके में रहते हैं मैं तमाम तरह लोगों को पहचानता हूं, मुझे भी पहचानते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 20 साल से इस इलाके का दौरा कर रहा हूं। मैं जलसों में गया, मैं मुशायरों में दिया, मैं मतलब शादी ब्याह में जाता हूं, हर जगह जाता हूं, हर मसाइल में, हयात मौत में जाता हूं। कोई परेशानी हो जाती है, किसी पंचायत में कोई घटना हो जाता है, मैं हर चीज में पहुंचने का काम करता हूं, लोगों की मदद भी करता हूं। अभी हम लोगों की, हमारी जो पूरी टीम है, मददगार टीम है। किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ेंगे, आपका एजेंडा क्या रहेगा? मेरा एजेंडा एजुकेशन पे, जो मतलब यहाँ पर जो पसमानदगी है इलाके की, जो एजुकेशन बर्बाद है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई सड़कें नहीं अच्छी, यहाँ पर स्वास्थ्य का मामला बिल्कुल खराब है, यहाँ पर देख लीजिए कोई हॉस्पिटल सही से नहीं चल रहा। ये तमाम चीजें मुद्दा होगा हमारे यहाँ। यहाँ पर जो बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि बेरोजगारी क्यों है यहाँ पर, और यहाँ पर सैलाब ज़दा इलाका है। यहाँ इलाके को बर्बाद करने के लिए जो ठान लिए हैं लीडर लोग, जब सैलाब का जमाना आएगा बयानबाजी करेंगे। उससे पहले क्या तुम जंगल काट रहे थे, क्या घास काट रहे थे? 5-15 साल से एमएलए हो, एक बार भी आप आवाज नहीं बुलंद किए, और जब आता है आप साथ मेरी गांव के बारे में बोलते हो। आप तो 5 साल से क्या कर रहे थे? 1 साल पहले 2017 में जब सैलाब आया तो इलाके के लीडरों की आंखें खुल जानी चाहिए थी, और आवाम को भी समझ जाना चाहिए कि वो आदमी जो हमने वोट देकर के असेंबली के अंदर में भेजा, हमारे इलाके की तकदीर का फैसला जहां किया जाता है, जहां तकदीर लिखी जाती है, वहां हमने एक ऐसे आदमी को बिठाया जो गूंगा है, जो बोलने नहीं जानता है। और जब आपके यहाँ पर फिर मसाइल वो आता है, वो हादसा होता है, उस वक्त आकर के बयान देता है कि हमारे साथ ये हो गया, हम नहीं कर पाए। आप नाकाम हो, आप छोड़ दो मैदान। और मैं आवाम को कहना चाहूंगा कि भाई अब होश में आ जाओ, अब बदलने की जरूरत है। इलाका तब्दीली चाहती है, इलाका को तब्दील कर दो, और असेंबली के अंदर में एक अच्छे लीडर को भेजो। अगर मुझसे कोई बेहतर है तो उसको भेजो, अगर आप मुझे बेहतर समझते हो तो। वर्तमान विधायक बार बार कह रहे हैं कि और विधानसभा को देखिए और बहादुरगंज विधानसभा को देखिए, और आप खुद पता चल जाएगा आपको कि कितना विकास हुआ है। सबसे ज्यादा विकास हुआ है, उनका दावा है
कि अगर विकास नहीं हुआ है तो चैनल के माध्यम से वो बोल रहे थे कि हम इस्तीफा दे देंगे। यार मुझसे खुला डिबेट कर लेंगे, कितना विकास हुआ इलाके का, आप मुझसे खुला डिबेट करवा लीजिए उनसे, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ क्या क्या चीज क्या परेशानी है। यार ये आदमी चचा के साथ डिबेट के लिए तैयार मैं तैयार हूँ हमेशा। मैं देखिए चचा मेरा अपना रिश्ता अलग है, अपनी जगह है। सियासत में आने के बाद सियासत अलग चीज है, रिश्ता अलग चीज है। मसाइल को बताना अच्छी बात है ना भाई, हम बताएंगे, अगर आपके आंख खोले तो अच्छी बात है ना, आना चाहिए उनको। मैं आपको बताता हूँ, दारुल उलूम चौक से, मैं पिछले डिबेट में भी, पिछले इसमें भी आपको बताया था, दारुल उलूम चौक से लेलिया चौक चले जाइए, परेशानी आप देख लीजिएगा, सड़क कितनी खराब है देख लीजिए। आप चले जाइए कॉलेज चौक से लेकर के बीबीगंज तक, जहां तक हमारा विधानसभा पड़ता है, मैं आपको शिलान्यास तो हो चुका है। अरे शिलान्यास का दौर काफी चल रहा है, काम होना चाहिए। शिलान्यास वाले बाबू से कहूंगा कि आप शिलान्यास बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शिलान्यास करने के बाद जमीन पे काम भी होना चाहिए। दारुल उलूम की सड़क देख लीजिए, रोज आते हैं वो, मतलब हमारे विधानसभा के मुख्यालय को जोड़ते हैं, बहादुरगंज का ब्लॉक को। आप दारुल उलूम से आप इधर जब कट मारते हैं ब्लॉक की तरफ, वो सड़क देख लीजिए, रोज गुजरते हैं विधायक जी, उधर से हर रोज गुजरते हैं। यार इतना तो मतलब ये नहीं होना चाहिए, इतने बेहिस कैसे हो गए? आपको सड़क बना देनी चाहिए। आपका अपना फंड है, हमने तमाम चीजें निकाली है, उनके अपने फंड का कितना काम है, मुख्यमंत्री योजना का कितना काम है, वो सारा कुछ हमने निकाल कर, कैसे मैं डिबेट करने को तैयार हूं। मैं बोल तो रहा हूं कि मैं डिबेट के लिए हमेशा तैयार हूं, आ जाए यानी कुल मिलाकर आप चुनाव लड़ेंगे ही। हाँ, अगर पार्टी के तरफ से आपको टिकट मिलती है और आप जीत भी जाते हैं तो आपका वो 4 काम कौन सा होगा? सड़कें अच्छी होंगी, एजुकेशन का मतलब तमाम चीज मैं ठीक करूंगा, स्वास्थ्य का मामला ठीक करूंगा, बेरोजगारी पर आवाज बुलंद करूंगा और बेरोजगारी को भी दूर करूंगा। ये 4 मसाइल हैं हमारे, इन चीजों पर मैं काम करूंगा। अच्छा तबरेज हाशमी साहब, आपके बारे में मैंने रिसर्च किया, मैंने पाया कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों से मैंने पूछा आपके बारे में, वो लोग कह रहे हैं पिछली बार बहादुरगंज विधानसभा चुनाव में आपने पीपी सिन्हा का साथ दिया था खुलकर। जब यहाँ वर्तमान विधायक जीत गए फिर आप माला लेकर उनके पास गए, उनके साथ रहे, क्या कितनी सच्चाई है इसमें? ना मैं साथ दिया था पीपी सिन्हा का, इसमें तौसीफ साहब के साथ थे, इसमें तौसीफ साहब भी पीपी सिन्हा का ही साथ दिए थे और पीपी सिन्हा भी तौसीफ साहब का साथ दिए थे। ये बात सच है कि मैंने पीपी सिन्हा का साथ दिया था। और पीपी सिन्हा को क्यों इस्तेमाल किया गया ये विधायक जी बताएंगे, और तबरेज हाशमी को वहां क्यों छोड़ा गया? पीपी सिन्हा का कहना था कि मैं चुनाव लड़ूंगा तबरेज हाशमी को लेकर के, तबरेज हाशमी आप मुझे दे दीजिए मैं चुनाव लड़ूंगा। और पीपी सिन्हा, देखिए ये बात मैं नहीं खोलना चाहता, राज है वो, कुछ उस सबको राज ही रहने दीजिए। चुनाव लड़े थे पीपी सिन्हा, लड़े नहीं थे वो खुद से, बात समझ रहे हैं? 4 टर्म से विधायक है, 5वीं बार लगातार वो भी मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले हैं, और आप उनको हराना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। आवाम तय करेगी मुश्किल क्या है आसान क्या है। आवाम जब ठान लेती है ना तो इंदिरा गांधी को भी चुनाव हराई है, आवाम जब ठान ली है तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी चुनाव हराई है, समझ रहे हैं? तो आवाम ने अभी देखिए अमेठी हरा दिया राहुल गांधी को, उनके बॉस को। तो बहादुरगंज की आवाम चाह ली है इस बार बदलाव होगा, इसलिए तबरेज हाशमी को मैदान में लाई है आवाम, और मैं आया हूँ पूरी तरीके से चुनाव लड़ूंगा, दमदार तरीके से, हर तरह से। कई सभा शिलान्यास समारोह में वर्तमान विधायक टेरागाछ जाकर के बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकास टेरागाछ में हुआ है, क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई है? आप बताइए कि टेरागाछ में जब वो भाषण दे रहे थे, लाइव में देख रहा था फेसबुक में, वहां का नौजवान कहा कि कोई विकास नहीं हुआ, कोई सड़क नहीं बनी है। तो क्या बोला उसको विधायक जी ने? आपने सुना उस वीडियो को? आप देखे होंगे वीडियो को, या नहीं है तो मैं दिखा दूंगा, वो वीडियो उन्हीं के आईडी में है, वो लाइव चला है। उस 15-20 मिनट की वीडियो में एक लड़का खड़े होकर के कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं साहब, यहाँ पर कोई सड़क नहीं बनी, हम लोग यहाँ पर आज कीचड़ से पार करके तब यहाँ पर आए हैं। तो बोलता है चुप रहो, सुनना है सुनो, नहीं तो चले जाओ यहाँ से। ये अहंकारी का खात्मा होगा इस बार चुनाव में। और टेरागाछ वालों के साथ बड़ी नाइंसाफियां हुई है। टेरागाछ आप चले जाइए, नदी के उस पार चले जाइए, आप टेरागाछ सही तरीके से नहीं जा सकते, सही तरीके से नहीं जा सकते। आप टंटली चले जाइए, सड़क नहीं है। आप मुसल्दना चले जाइए, सड़क नहीं है। बैगना चले जाइए, आपको कटा हुआ रास्ता मिलेगा। आप चले जाइए, आपका क्या बोलता है, निशंदरा, सड़क नहीं है, पुल नहीं है। आप आ जाइए, छोड़िए नदी के उस पार, आप बहादुरगंज विधानसभा के बहादुरगंज प्रखंड में आइए, 7 मेरी गांव कट रहा है, लौचा पंचायत का बुरा हाल है। महिषवतना जाने के लिए लोग, हमारे इलाके में कहा जाता है कि प्लासमनी के बाद अगर पश्चिमी बेल्ट में बहादुरगंज विधानसभा प्रखंड में
कोई गांव है तालीम याफ्ता तो वो भाई महिस्बतना है, और महिस्बतना के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफियां हुई है कि वहां सड़क नहीं है, लोगों का घर कट रहा है नदी में, और जब घर कटेगा तो विधायक जी हो या कोई साहब हो, वो जाकर के पहुंच जाते हैं चूड़ा और कपड़ा लेकर के। तो आप 15 साल से क्या कर रहे थे? आपको ये होना चाहिए कि आप जाकर के असेंबली के अंदर में पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद चिल्लाइए कि हमारे यहाँ पर लोगों का घर पानी में बह जा रहा है, लोगों की लाशें बह जाती है, गाय भैंस जितने हैं सब कुछ बह जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं। जब ये आवाज बुलंद कीजिएगा तो ऐसा तो नहीं है कि लोग नहीं देख रहे हैं, अधिकारी उनके समर्थक लोग कह रहे हैं तो गरीबों का मसीहा है। अरे समर्थक नहीं है, वो अंधभक्त है। समर्थक जो होगा वो इलाके के बारे में नहीं सोचते हैं। मैं भी कभी था, मैं भी बोलता था कि शायद हो जाए, शायद हो जाए, हो नहीं सका, तब ना आज मैदान में आना पड़ा। और वो समर्थक को भी हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। इस बार चुनाव में आप देखिएगा बहुत बड़ा मामला होगा और चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह हम लोग, तब्दीली होगी इलाके में, लोगों ने ठान लिया है साहब। हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं आप, और लगातार जो है सीमांचल की बदहाली को आप लगातार जगह जगह जाकर के आप दर्द बयां कर रहे हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं फिर चैनल के माध्यम से? मेरी एक नज्म है सीमांचल पर, वो नज्म मैं सुनाना चाहता हूँ आज आपके न्यूज़ चैनल के इस माध्यम से आवाम को सुनाना चाहता हूँ। इसमें पूरी तमाम तर मसाइल हमारे इलाके के इस नज्म में है। और ये नज्म मैं हर बार कभी मुशायरों में या किसी भी महफिल में मैं पढ़ता था, तो मैं जब पढ़ा था, मैं मौलाना असाउल हक कासमी साहब कभी किसी को इनाम नहीं देते थे, कभी किसी को कुछ, मतलब मैं देखता था, हर महफिलों में मुलाकात होती थी। मैं टेहरागाज कलियागंज में एक जलसा हुआ था, इसमें गमरिया में, तो उस वक्त सैलाब 2017 के बाद की बात है, 2018 की बात है ये, मतलब या गालिबन 2017 का दिसंबर का महीना, या मतलब जनवरी का या मार्च का महीना रहा होगा, मुझे याद नहीं सही तरीके से। सैलाब के बाद मौलाना गए थे उस जलसा में, अख्तर साहब भी थे उस जलसे में, बैठे हुए थे, हजरत मौलाना अनवार साहब भी थे। तो मेरे उस्ताद मोहतरम मौलाना इदरीस, मुफ्ती इदरीस साहब ने मुझसे कहा कि तबरेज़ वो नज्म आप ज़रूर सुनाइए, आज ज़रूरत है उस नज्म को पढ़ने की, है तो मजहबी जलसा लेकिन वो नज्म ज़रूर पढ़िए। मैंने पढ़ा और मौलाना रो रहे थे सुन करके, और मुझे इनाम दिया कि ये सच्चाई बयान करने वाला आप शायर हो, ये आप इनाम लो, और सीने से लगा लिए। मैं हज़रत के लिए चाहूँगा कि आप तमाम लोग दुआ करेंगे हज़रत को आला से आला मकाम दे जन्नत में। आज वो दुनिया में नहीं है, वो लीडर थे, जब सैलाब आया तो नेपाल के रास्ते से वहाँ पहुँचने का काम किए थे, लेकिन हेलीकॉप्टर वाले बाबू बहुत लेट से पहुँचे थे, हम लोग ज़बरदस्ती लेकर के गए थे उनको। मैं आज सुनाता हूँ वो नज़्म, सुने। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। बेरोजगार बेटा प्रदेश में है, बूढ़ा बाप है, माँ है घर में, बूढ़ा बाप बीमार है, माँ अपने बेटे से टेलीफोन में बात कर रही है, परदेसी बेटा से। क्या कह रही है सुनिएगा इस नज़्म में, तो बिल्कुल थोड़ा तसव्वुर कीजिए ऐसे कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यारे पप्पू। तेरे बाप को है दवाई खिलानी, तेरे बाप को है दवाई खिलानी। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। और हमारे इलाके की परेशानी को देखिए, हमारे इलाके में बेरोजगारी की वजह से, हमारे इलाके में कोई काम नहीं होने की वजह से लोग
परदेश जाते हैं, चंद दिनों के लिए घर आते हैं, फिर ट्रेनों में भर भर करके लोग परदेश चले जाते हैं। हमारे इस इलाके में अगर किसी की मैयत होती है, किसी की मौत होती है गांव में, तो कंधा देने के लिए नौजवान तबका कम होता है, चाहे बुजुर्ग होते हैं चाहे बच्चे होते हैं। वजह यह है कि तमाम तर बेरोजगारी की वजह से नौजवान परदेश में जाकर के काम करते हैं। और अगर तेहरागाज का जो मामला है, मैं हर नज्म में पढ़ता हूँ इसको, हर मुशायरों में ये नज्म को पढ़ता हूँ और बताता हूँ कि तेहरागाज का मामला ऐसा है कि अगर मटियारी घाट में या मटियारी की तरफ से आने वाले लोगों में अगर किसी का कोई हमला औरत का पेट में बच्चा हो और उसका सीजर होना हो, उसको किशनगंज ले जाना हो, तो वो नाव जब इस पार से उस पार जाए तब तक वो औरत दम तोड़ देती है। हमने अपनी आंखों से देखा था एक बार ये हादसा, इसलिए मैं इस नज्म को कहा था। तो वो औरत इंतकाल कर जाती है, उसके पेट में जो बच्चा पलता था, वो जो दुनिया उसकी जो आंखें देखना चाहती थी वो नहीं देख पाती है। और बहुत सारे मसाइल हैं, शादी ब्याह का मसला ले लीजिए, लोग आज हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर से बारात जाते हैं। हेलीकॉप्टर वाले बाबू को ये भी सोचना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। चले लोग दिल्ली ट्रेनों में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई मरता है गांव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। वहाँ हामला औरतें मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। और एक बंद है, हमारे इलाके के नौजवान जितने भी हैं बहुत गरीब हैं, बहुत परेशानी है हमारे यहाँ पर इलाके के लोगों को। वो परदेश जाता है, परदेश जाकर के 6 महीना 7 महीना 10 महीना 1 साल 2 साल में पैसा इकट्ठा करता है, 50,000 1 लाख 2 लाख, घर आता है और अपनी बहन की शादी करवाता है या खुद शादी करता है। और शादी करने का 1 हफ्ता भी नहीं गुजरता, उस नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग फीका भी नहीं होता। गुर्बत की मारी जिंदगी उसे परदेश जाने पर मजबूर कर देती है। और मियाँ बीवी के दरमियान में उस वक्त क्या गुफ्तगू होती है, मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया। मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है। अभी शादी करके मैं दुल्हन को लाया, सही से न ससुराल को देख पाया। मेहंदी की लाली न फीकी हुई है, मेरी बीवी मुझसे ये कहने लगी है। मैं रहने न पाऊंगी तेरे बिना अब, मैं जीने न पाऊंगी तेरे बिना अब। गरीबी मुझे घर में रहने न देती, शौहर कहता है कि गरीबी मुझे घर में रहने न देती। कभी चैन से मुझे कुछ सोने न देती। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी। और आखिरी बंद, इस बंद को सुनिएगा तो आपका भी दिल जो है पसीज जाएगा। लेकिन ये जो लीडर है
जो 15 साल से जो लोग एमएलए बने हैं, ये जो कुछ लोग हैं जो हमारे इलाके के लीडर हैं, उनको इन मसाइलों को देखना चाहिए। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके एक बेहतरीन आलिम बने, मुफ्ती बने, हाफिज बने। लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी उसकी सपने को चकनाचूर कर देती है। वो माँ जो अपने बेटे से एक पल दूर नहीं रह सकती है, अगर वो बच्चा अपने आंगन से निकल करके जिसको सीने से लगा करके वो सोती है, रहती है, अगर वो बच्चा थोड़ा सा आंगन से बाहर निकल जाए तो माँ तपाक से दौड़ के जाकर के पकड़ लेती है कि कहीं मेरा बेटा तालाब में ना गिर जाए या कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा ना हो जाए। लेकिन गुर्बत की मारी जिंदगी उस नन्हे से फूल से बच्चे के कंधों पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, जिनको स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए। गुर्बत की मारी जिंदगी उसे दिल्ली और हैदराबाद के होटलों में पोछा लगाने पर मजबूर कर देती है। मैं सुनाता हूँ आखिरी पर कि कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है, कोई जाके पंजाब में जल रहा है, कोई जाके गुजरात में गल रहा है। वो मासूम बच्चा, वो नन्हा सा प्यारा, वो शहरों में फिरता है अब मारा मारा। कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं खेत में वो उठाता है बोझा, कहीं होटलों में लगाता है पोछा। खुदाया खुदाया अता कर हंसी जिंदगानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, ये सीमान चल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। वाकई दर्द गाया आपने। ये सच्चाई है, सच्चाई है। मैं कहना चाहता हूँ कि फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, ये 15 साल हेलीकॉप्टर वाले बाबू से, कि फैलाया सबके सामने दस्ते सवाल क्यों, इस मुल्क इस चमन में बुरा मेरा हाल क्यों, वादों से मुकरने की तुझे है हुनर बहुत, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों, आता है हर चुनाव में मेरा ख्याल क्यों। ये 4 में से मैं उनको नजर करता हूँ अपने तमाम तर विधानसभा के लोगों की तरफ से, और मैं तमाम तर विधानसभा के नौजवानों से, बुजुर्गों से, माता और बहनों से हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूँ कि एक बार आप लोग मुझे मौका दीजिए, इंशाअल्लाह मैं इलाके की तस्वीर भी बदल दूंगा और तकदीर भी बदल दूंगा इंशाअल्लाह। वर्तमान विधायक जो है, कुछ सवाल और भी है, ले लेते हैं। वर्तमान विधायक बार बार बोल रहे हैं कि एनआरसी सीए को लेकर वो सोशल मीडिया में खबरें चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ही एक एमएलए थे जो प्रोटेक्ट निकाले थे। कितनी सच्चाई है आप देखिए, वो क्रेडिट, अरे क्रेडिट कौन देगा, हम लोग जानते हैं ना, हम निकाले, हम लाए, उनको हम ना जानते हैं। 12 तारीख को जो हम लोगों ने जो आंदोलन की शुरुआत करी थी यहाँ पर सीए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ, ये जो काला कानून था, इसके खिलाफ जो हम लोगों ने जंग का ऐलान किया था, वो युवा संगठन के बैनर तले हमारी उस संगठन के अध्यक्ष से बात हुई कि हम लोग टायर जलाएंगे आज झांसी रानी चौक में। वहां से हम लोगों ने शुरुआत किया और 13 तारीख को हम लोगों ने बहादुरगंज में एक बड़ा आंदोलन का शक्ल दिया, जिसमें मुसव्विर साहब को भी बुलाया, हम लोगों ने उनको भी बुलाया। वो तो मेहमान बनकर के आए थे, हेलीकॉप्टर वाले बाबू अपनी बड़ी गाड़ी से आकर के भाषण देकर के चले गए। हमसे बोले थे वो कि पहनाओ कफन, हमने दिया रुमाल, अपना कफन नहीं दिया था, रुमाल दिया था। वो कफन नहीं था असल में, वो थोड़ा सा भाषण था उनका जो लोगों को जज्बाती बनाता है। तो वो आंदोलन हम लोगों ने किया था युवा संगठन के बैनर। जितना भी आंदोलन हुआ था, जितनी भी रैलियां हुई थी, वो सब युवा संगठन हम लोगों ने किया था। उनको तो जबरदस्ती हम लोगों ने खींच करके लेके आया था, वो तो हिम्मत नहीं पा रहे थे, कहाँ कोई बोलो हो, कहाँ कोई कुछ बोलो। तो हम बोले कि अरे आप आइए ना। जब वो आए तो हम मुबारकबाद देंगे दिल से मास्टर मुजाहिद साहब को, पार्टी में रह करके उस पार्टी का विरोध करने का काम किया और वो भी आए। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को मजबूर किया साहब, हमारी संगठन और हम लोगों ने मिल करके इतना बड़ा जंग का ऐलान किया एनआरसी और सीए और एनपीआर के खिलाफ कि हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब अपनी पार्टी के तमाम तर इसको मतलब पैर के अंदर कुचल करके
वो आदमी आकर के आंदोलन। आखिरी सवाल मेरा है, आप समाज सेवी हैं, एक अच्छे समाज सेवी हैं, तो लॉकडाउन में नेता लोग घर से बाहर नहीं निकले, आप कहाँ थे? आप क्या नहीं देखा लॉकडाउन में? आप भी तो थे हमारे साथ। जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती है। मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन में हम अपनी गाड़ी से तमाम तर लड़कों को लेकर के, युवा संगठन की पूरी टीम को लेकर के हम लोग जहां जहां जरूरतमंद हम लोगों ने महसूस किया, हम लोग जानते हैं ना, नजर अपनी भी है ना कि कहां कहां जरूरतमंद है, हम लोगों ने पहले पता किया, वहां के मेंबरों से पता किया, वहां के लोगों से पता किया, वहां जाकर के सामान लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया। ये काम से खुश होकर के हम लोगों ने देखा कि प्रशासन के लोगों ने भी बड़ा साथ दिया। आपका थाना अध्यक्ष 2000 किट हम लोगों को देने का काम किया कि आप लोग भी ले जाकर के पहुंचाइए। जब हम लोग बांटना शुरू किए, देखा कि ये लड़के लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमसे भी बात की और युवा संगठन के अध्यक्ष इंतखाब दानिश से बात किए कि हम लोग बांटने जाएंगे तो बड़ा मसला खड़ा हो जाता है, एक काम कीजिए, हम लोग भी इसमें कुछ पैसा देना चाहते हैं, सामान देना चाहिए। हमने कहा कि पैसा नहीं साहब, माफ कीजिएगा, हम लोग पैसा नहीं लेंगे, आप अपना किट बना दो, अपना लोगो लगा दो, अपना कोई चीज दे दो, ताकि हम लोग ले जाकर के आवाम के बीच में दें तो लगे कि आपका है। बहादुरगंज थाना प्रभारी ने 2000 किट दिया, वीडियो सीओ भी थोड़ा बहुत मदद किया, तमाम तर लोगों ने, और शहर के जो ताजिर लोग थे, तिजारतमंद लोग थे, नौजवान तबके थे, जज्बाती होते हैं लोग, देख नहीं पाते, उन लोगों ने किया। हमारे जो चचा थे वो उस वक्त लॉकडाउन में टेलीफोन भी बंद रखते थे, लोगों का जो फोन आता था, देखा होगा आप लोगों ने, लोग वीडियो बना करके अहमदाबाद से भेजते थे, विधायक जी हम लोग बहुत परेशानी में हैं, तो कोई तंजीम का हवाला देकर के फोन करके लोगों को गुमराह करते थे। लेकिन हम लोगों ने मदद किया सर, और दिल से मदद किया और लोगों तक पहुंचाया ये सामान हम लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर।